सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज अपन बात करने वाले हैं सीडीएस एग्ज़ाम के ऊपर। मैं कल सीडीएस का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मतलब कौन सी तारीख को, 10 तारीख को। और आज अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं कि पेपर कैसा था, क्योंकि पेपर मैं तेरे को तीन पेपर होते हैं। जिसको नहीं पता उसको फटाफट बता दूं कि तीन पेपर थे। सबसे पहला पेपर था इंग्लिश का, फिर उसके बाद दूसरा पेपर था जीके का, तीसरा पेपर था मैथ्स का। इंग्लिश वाले पेपर में 120 क्वेश्चन, जीके में 120 क्वेश्चन, मैथ्स के में 100 क्वेश्चन। हर एक पेपर को मिलते हैं 2-2 घंटे, बीच में मिलता है 1 घंटे का ब्रेक। इस तरीके से पेपर 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलता है। ये छोटी छोटी बात, ठीक है, सबको पता होगी ओबियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। अपन बात करते हैं कि पेपर का रिव्यू, पेपर का एक तरीके से रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो है, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर जो हमें सबसे पहले आया, वो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा सिंपल था। थोड़ा सा सिंपल मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि मैंने बहुत दिनों से इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से नहीं पढ़ी है। मैंने इससे पहला अटैम्प्ट दिया था सीडीएस का 2022 में, सीडीएस टू 2022, जो मेरा क्लियर हुआ था, जिससे मुझे आईएमए का कॉल आया था, जहाँ पर मैं एसएसबी में आउट हो गया था। तो जो इंग्लिश का पेपर था वो इस बार, मतलब जब मैंने पिछली बार दिया था उस समय मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो वो इंग्लिश का पेपर मेरा पूरा का पूरा विथ टिक 50 मिनट्स के अंदर हो गया था। मतलब मैंने सारे टिक भी कर लिए थे और मेरे उसमें ओवरऑल इंग्लिश में मार्क्स आए थे 80 के अराउंड, कुछ 75 या 80 या 80 के लाइन में कुछ नंबर आए थे उस बार मेरे। और इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने टोटल अटैम्प्ट करके आया हूँ इंग्लिश में 106 आउट ऑफ 120। और एक क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चंस रहते हैं और जो 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है, तो एक क्वेश्चन की वैल्यू मतलब एक नंबर भी नहीं रहती, उससे भी थोड़ी सी कम रहती है। तो इस तरीके का पेपर था, मैं ये देखे आया इंग्लिश का। तो इंग्लिश का इस बार का जो मैंने इंग्लिश का पेपर दिया, उसमें मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगे हैं पेपर करने में। मतलब आधे घंटे मेरा टिक हो चुका था, आधे घंटे में फिर मैं हेड डाउन करके बैठा हुआ था। तो इस बार मुझे लगा कि इंग्लिश का पेपर, दो रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर इंग्लिश का पेपर हल्का सा, मतलब जो कुछ उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। कि उसमें आपको मतलब हर वक्त ये लग रहा था कि यार 2 ऑप्शन ही हो सकते हैं, 2 ऑप्शन 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 हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें थी जो तो हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड थी पिछली बार के कंपेरिजन में। बाकी इंग्लिश का पेपर हर बार की तरह मैं बोलूँगा एवरेज था। मतलब अगर आप उसमें हाई स्कोर कर लेते हैं इंग्लिश पेपर में, जैसे मैंने 106 अटेम्प्ट करें, तो मुझे अगर मान के चलूँ कि अगर 60% भी एक्यूरेसी आती है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है अनएक्सपेक्टेड है, 50% 60% भी एक्यूरेसी मान के चलें, तो आधे नंबर के हिसाब से अगर देख के चलें इसे, तो 106 का नंबर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 50, 53 54 के अराउंड नंबर इंग्लिश में बन रहे होंगे। 80 नंबर की सूरत मुझे इस बार मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ पढ़ा नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। पेपर था जीके का। जीके पेपर में मैंने 70-80 के अराउंड कुछ अटैम्प्ट करे। उसमें क्या था कि इस बार क्या था कि मैं जीके का थोड़ा पढ़ रहा था, क्योंकि मैं यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहा था। तो जीके में मेरे को इस बार मेरी पॉलिटी अभी अच्छे से हुई थी, तो मेरे को, और इस बार सबसे अच्छी बात क्या हुई कि इस बार पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा जीके में। और तो मैंने मतलब जीके इस बार थोड़ा ठीक ठाक तरीके से अटेम्प्ट कराया। मेरे को लग रहा है पॉलिटी में मेरे बहुत ज़्यादा सही, तो मतलब पर यूपीएससी पेपर बनाता है तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, बट हाँ मतलब पिछली बार क्या था कि मैं बस एकदम बाउंड्री पे मैंने कट ऑफ निकाला था। जीके का मेरे 22-23 नंबर थे, और 20 नंबर जो कम से कम चाहिए रहते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये था मेरा उस समय। तो इस बार इसलिए मैं जीके में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तो शायद मैं जीके पे इस बार 40 के आसपास नंबर लेके आ सकता हूँ ईज़िली, जो मुझे लग रहा है। अगर 70-80 अटेम्प्ट करें तो 40 नंबर आ जाएंगे। अगर एक्यूरेसी की बात भी करूँ, अगर मैं एकदम लोएस्ट एक्यूरेसी मान के चलूँ यहाँ पर, तो ये था जीके के पेपर में। बट जीके के पेपर में इस बार बात ये थी कि इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन थे। एक एडम स्मिथ वाला था, मतलब ये पूछा गया था कि भाई डिफिसिट फाइनेंसिंग किसने खोज करी है, तो क्या एडम स्मिथ ने करी है या अल्फ्रेड मार्शल, ऐसा कोई कुछ नाम था यार उस बंदे ने करी है। मैं इन दो में कंफ्यूज था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। और एक और क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड था कि हाँ, वर्किंग कैपिटल और एक और कुछ होता है ना यार, वर्किंग कैपिटल क्या होता है या फिर फिक्स कैपिटल क्या होता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन था। इन दोनों में से उसका कुछ एक आंसर है। मैंने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करा। इकोनॉमी में पूरी तरह 2 क्वेश्चन थे, दोनों छोड़ दिए। उसके बाद ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था कि शील्ड वोल्केनो के ऊपर था, शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो। ये बोला था कि एक वोल्केनो है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट उस पर लेयर की लेयर चढ़ती जाती है। तो मैंने इसका आंसर कंपोजिट लगाया। मेरे को भी पता नहीं इसका आंसर सही है कि गलत है। उसके बाद यही था ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन। बाकी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे बचे थे, जो घंटा किसी को नहीं बनने वाले मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें सीधे सीधे वेटलैंड्स पूछ लिए, इंडिया में ये वाले वेटलैंड्स, इतने सारे वेटलैंड्स। तो एक अपने हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, अगर आप एज अ सीडीएस एस्पिरेंट से कंपेयर करो तो वो एकदम छोड़ना ही ज़्यादा ठीक है। मतलब 3-4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से। तो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई HSRA की फाउंडेशन किसने करी थी, भगत सिंह ने करी थी, किसने करी थी, और जितेंद्र नाथ और 2-4 घोष के भी नाम दिए हुए थे, ठीक है। तो ये था, मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि अनएक्सपेक्टेड था पेपर, क्योंकि पॉलिटी से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ ली गई। ज्योग्राफी से मात्र एक क्वेश्चन आया, उसके बाद अपना 2 क्वेश्चन आए अपने इकोनॉमिक्स से, इन्वायरमेंट से 3-4 क्वेश्चन आए। मॉडर्न हिस्ट्री के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन थे यहाँ वहाँ पर, वो भी ज़्यादा नहीं दिखे। मतलब बस एक क्वेश्चन ये मुझे साफ साफ मॉडर्न हिस्ट्री का जो दिखा वो ये था कि गांधी जी के जो मूवमेंट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते, जैसे चंपारण, अहमदाबाद मील, और उसके बाद फलाना ठिकाना करके ऐसे थे। और कुछ क्वेश्चंस थे थोड़े मैच द फॉलोइंग के, मतलब जीके का
पेपर नॉर्मल था, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसको बताते हैं मैथ्स के पेपर है। मैथ्स के पेपर में क्या था कि मेरी बहुत ज़्यादा मैंने इस बार गलती करी है इस पेपर में। पिछली बार मेरा मैथ्स का पेपर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर रहा, मतलब मैथ्स के पेपर से ही अपने आप को मानता था, क्योंकि मैथ्स के पेपर से ही अपन एकदम एग्जाम पेपर निकालेंगे। पिछली बार मेरे मैथ्स के पेपर में अराउंड 60 के अराउंड कुछ नंबर आए हुए थे। तो बात ये थी 50-60 के अराउंड कुछ नंबर आए हुए थे पिछली बार मैथ्स के पेपर में मेरे। तो इस बार क्या हुआ कि मुझे लग रहा था कि हाँ उतने नंबर आ जाने चाहिए, बट फिर से वो दो साल से मैथ्स ढंग से पढ़ी नहीं है बिल्कुल। तो स्पीड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। और स्टार्टिंग मैंने क्या करी कि मैं इस बार क्या कर रहा था कि मैं एलिमिनेशन, मतलब बेसिकली ये था कि मैं क्वेश्चन लीव नहीं कर रहा था, कि क्वेश्चन पे स्टिक करके देख रहा था कि हाँ ये लिख लेगा, उसमें समय लग रहा था। तो इसलिए मेरे लास्ट के पूरे 14-15 क्वेश्चन छूट के, जिनको मैं देख भी नहीं पाया हूँ। मतलब 86 से लेकर 100 वाले क्वेश्चन को मैं देख भी नहीं पाया हूँ। जो सबसे सिंपल जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे छोड़ दिए। बट उससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने करे, मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 49। मेरे को लगता है ये एक्यूरेसी मेरी काफ़ी अच्छी जाती है मैथ्स में, तो मैं इसको एट मिनिमम 80% एक्यूरेसी के साथ गिनूंगा। तो 80% एक्यूरेसी के साथ अगर मैं इसे गिनूँ तो अराउंड 39 38 के अराउंड साइज सही जाएंगे। तो उस हिसाब से इस बार भी मेरे को लगता है आईएमए का कॉल आ जाना चाहिए, क्योंकि 50 60 70 80 90 आईएमए आईएनए इन सबका कॉल आ जाएगा। शायद आईएफए का भी आ जाएगा, इंग्लिश अच्छा चले जाए 80 के आसपास उसके नंबर आ जाए, और जीके में भी आ जाए। ये मतलब लोएस्ट केस में आईएनए का कॉल तो जहाँ तक आना चाहिए इंडियन लेवल अकेडमी। ठीक है, तो ये बात थी सीरियस पेपर की। मतलब बोलूँगा हर बार की तरह ही पेपर था ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से। फिर भी इस बार का कट ऑफ भी जो नॉर्मल जाता है उनका ओटीए का उतना, और आईएमए का मेरे हिसाब से 140 की लाइन में जाएगा, एएफए का 140 की एंड की लाइन में जाएगा, 148 150 के आसपास कुछ, और आईएनए का 120 से स्टार्टिंग कुछ हो जाएगी इस वाले टारगेट से मेरे हिसाब से, मुझे पर्सनली लगता है। अब मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। इसलिए अब एसएसबी की तैयारी करना चालू कर देनी है। और कल का दिन मस्त था, ये ब्लॉग मैं डालूंगा आगे कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक ऑफ।